अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, मेरी हमेशा कोशिश रही कि आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से करवाई जाए। तो आज भी झंग की एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, फरजंद झंग के लोगों ने बड़ा नाम रोशन किया झंग का और बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपकी मुलाकात उनसे हो नहीं पाती क्योंकि मसरूफ़ियत उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि अपनी अपनी जॉब्स में मसरूफ़ हो जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं, तो वो जो है ना टाइम नहीं दे पाते। तो आज झंग की एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने एक बड़े अच्छे लेवल पर इस वक्त मौजूद है ब्यूरोक्रेसी में, और झंग में देखा जाए तो इनके ख़ानदान का भी बड़ा नाम है। तो मेरी मुराद यहाँ सैयद सहूलत रज़ा शाह साहब से है और इस वक्त डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में। तो इन्हें मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा शाह साहब के थोड़ा आपसे जो है ना तारुफ़ करवा लिया जाए कि आपके वालिद साहब के नाम से तो बड़ी शोहरत है झंग में, नुसरत शाह रोड हुआ करता था और अभी भी है। और माशाल्लाह नुसरत शाह साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया, आपके वालिद साहब का भी, उनसे बड़ी अच्छी गपशप लगी, काफ़ी मालूमात उनसे शेयर हुई। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आपसे भी कुछ मालूमात शेयर की जाएँ कि आपका इब्तदाई जो तालीमी दौर है ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाकर अभी आप लोग हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, यहाँ पे अपने चैनल पे बुलाया। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और जहाँ पे भी पहुँच जाएँ, अब जब तक दरख्त अपनी ज़मीन के साथ जुड़ा रहता है तो हरा भरा रहता है। लिहाजा हम झंग के साथ हैं, तो जहाँ कहीं भी हो वीकेंड पे तो एटलीस्ट झंग ज़रूर आते हैं। ये आपकी झंग से मोहब्बत है क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे ऑफिसर देखे हैं जो अगर कहीं बन गए हैं ना तो वो फिर वापस नहीं लौटे, चाहे ईदें गुजर गई हैं वो नहीं आए। मैंने तो इसके बावजूद के इस्तात भी रखता हूँ, मेरे बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। बीकन हाउस में तालीम हासिल कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो सेक्रेड हार्ट झंग से है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज झंग से मैंने FSC की और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने मल्टीनेशनल कंपनी कैलटेक्स में जॉब की। और अल्लाह का शुक्र है बड़ी सक्सेसफुल उसके इंटरनेशनल पेरोल पे था। फिर अल्लाह को मंजूर था कि मैं पब्लिक सर्विस करूं, लोगों की खिदमत में। तो मैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट सर्विस में आ गया 2006 में। अच्छा। और फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से बाई चांस यहाँ पे सीट वेकेंट थी झंग में, तो मैं एज ए SDO पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग झंग। अब मेरी और आपकी पहली मुलाकात भी मेरा ख्याल है वहीं हुई थी कि झंग ऑफिस में, और मैं उन दिनों मेरा ख्याल है पानी के हवाले से पानी के हवाले से कर रहे थे आप। और लेकिन आपसे ये था कि कंफर्टेबल फील करते थे, बाकी तो अक्सर साफी उतराते आते तो रिज़र्व होते आते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं था। तो आप क्योंकि माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल और अच्छे जर्नलिज़म को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पे SDO के बाद मैंने और कई स्टेशन किए हैं। सरगोदा में रहा हूँ, गब्बा टेक सिंह में तकरीबन 4.5 साल। जो बंदा 1 साल लेना बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद फैसलाबाद, और फिर मैं वापस SDO झंग आया, यहीं से प्रमोशन हुई एग्जेक्टिव इंजीनियर। जब मैं हो गया यहाँ पे, अब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो मैंने कोई 10 महीने यहाँ पे एज एक्शन काम किया। फिर मैंने कहा कि मैं ऑफ़िस वर्क अब थोड़ा सा कर लेता हूँ। अच्छा। फिर मैं वहाँ चला गया लाहौर सेक्रेटेरिएट में, तो वहाँ जॉब की एज ए डिप्टी डायरेक्टर। तो फिर मेरी रिक्विजिशन आ गई एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए भी आज तक मिस्ट्री है कि कैसे मैं एंटी करप्शन में गया हूँ। अच्छा, अब आपको भी नहीं पता चला कि अचानक ही मेरा ख्याल को वो हंटिंग कर रहे थे, इंजीनियर हंटिंग कर रहे थे, कहीं से मेरा नाम चला गया होगा। तो मैं वहाँ चला गया। तो उसके बाद मैंने कोई तकरीबन 2.5 साल एज ए डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल सरगोदा में रहा हूँ। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम किया स्टेट के लिए, पब्लिक के लिए। सबसे पहले तो वहाँ पे मैं ये करता था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ वर्क, अगर कोई कंप्लेंट आती थी खुद भी करते थे। सबसे पहले पहुँच जाना फौरी कि कहीं कोई 2 नंबरी हो रही है तो उसे पकड़ेंगे। समटाइम्स सरियन और गैर सरियन भी होते हैं, आप ना जाते हुए भी कोई होते हैं। हम कहीं से आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईंटों की चुनाई गलत हो रही है, आप रोक के उसकी इस्लाह कर सकते हैं। और आज जिस इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे आप हैं, आप उसकी काफ़ी इस्लाह करें, जिसको पता लग जाता है कि एंटी करप्शन वाले देख रहे हैं
फिर वो गलती की गुंजाइश वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आप इस ट्रैक पे, बंदा शुरू में होता है ना तो सोचता है कि यार मैंने पढ़ लिख के ये बनना है, तो आपने सोचा था ये मैंने इसी जी, डिपार्टमेंट में आना है या जी, कोई और कभी मुझे सोचा? इंजीनियर बनने का तो शौक था। अच्छा, ये आप एक्चुअली हमारा घर जो है ना वो केनाल कॉलोनी है, इसके पास होता था, जी, जी। है अभी भी है। तो जो एक्सियन इरिगेशन का घर था वो बड़ा वो तो फैसिनेट आप करता देखते था। होंगे बहुत बड़ी बिल्डिंग और स्कूल आते जाते वो हम्म, देखते थे किसका घर है जी, एक्सियन एग्जेक्टिव इंजीनियर है, उसका घर है। एग्जेक्टिव इंजीनियर कैसे बनता है जी? हाँ, इंजीनियर बनने के बाद बनता है। वो कि अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे या तो आमने सामने ही था, यानी इधर उस मेरे वालिद ऑफिस साहब ने का। उस ऑफिस से मुतासिर जी हुए वो बेसिकली। आप एक बड़ी बिल्डिंग है और पुरानी बड़ा पुरानी बारूद सी बिल्डिंग थी ना, अंग्रेज़ के ज़माने की, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। और जब बारिश का मौसम होता था तो और भी वो बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्टिव किस्म का। अब तो ये दीवारें, उस वक्त दीवारें भी नहीं होती थी। उधर एक्सियन इरिगेशन का घर होता था, केनाल होती थी, ये बहुत बड़ी केनाल थी जो अब एक नाला सा बन गया, और दूसरी तरफ हमारा घर था। बाकी खेत थे, रेलवे लाइन थी उधर, और ये सब कुछ नहीं था। तो ये मुझे था कि मैं इंजीनियर बनूँ। और इस किस्म के एक जो महल नुमा दफ्तर में होना चाहिए बस वो मैं वो एक इंजीनियर का कॉन्सेप्ट आ गया, और फिर हाँ। ये स्पेसिफिक आ गया कि सिविल इंजीनियर बनना है, जो ये घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है। ये मैं छोटा सा ही था ना, मेरे दिमाग में आ गया तो ये काम करना है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मैं इंजीनियर भी बन गया, इस फील्ड में भी आ गया, एसपीओ भी आ गया। जब मैंने एक्सियन बन गया, मैं कहा यार जो मैंने सोचा था वो मैंने मिल गया, मिराज हासिल कर लिया। अब इससे ज़्यादा टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव, और मैं कुछ और। तो फिर बस मैंने ना उधर जाने को मैंने छुट्टी लिख दी, साथ ही फिर वो मुझे उन्होंने दफ्तर में लगा दिया। फिर मुझे ये भी नहीं पता था मैंने एंटी करप्शन में जाना है। एंटी करप्शन में चला गया। अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे सक्सेसफुल मेरे 2 साल रहे हैं, अच्छी रिकवरियाँ की हैं, बहुत रेक्टिफिकेशन की है। कई तो ऐसे हैं कि एक हमारा लिफ्ट स्टेशन था, पाई खेल लिफ्ट स्टेशन मियांवाली में, उसकी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने मशीनें लगाई जो कि नहीं चल रही थी, और लोगों की हज़ारों एकड़, छोटे ज़मींदारों की, वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने उस पर ख़ुद नोटिस लिया, अपने जो मेरे हायर अप्स थे उनको जाके बताया कि जी हम इसको ठीक करवा सकते हैं। तो मैंने जब बात की इरिगेशन डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा जी हमने कर तो दिया था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से जो है एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हमारे ना छेड़ नहीं सकते, पकड़ा ही नहीं दे रही। ठीक। फिर मैंने वहाँ पे उधर एक्शन लिया। अच्छा, आप अल्लाह का शुक्र है वो तीनों मोटरें वो दोबारा गई वापस हसन अब्दाल, उनके पार्ट्स हॉलैंड से आए और वो दोबारा लगी। और मुझे नहीं पता, मुझे लोग कहते हैं कि लोगों ने उसका रिवॉर्ड दिया कि लोग समझते थे कि ये उस बंदे ने, डिप्टी डायरेक्टर आया था उसने उनकी काविश है उसकी। अच्छा साहब, आपका जो डिपार्टमेंट है, जब एंटी करप्शन का नाम आता है ना, काफ़ी लोग सरकारी तो वैसे ही डर जाते हैं ना, पता नहीं कैसा डिपार्टमेंट आ गया है, और खौफ पैदा होता है कि यार पकड़ ना लें कोई ऐसा। तो आपके डिपार्टमेंट की नज़र में अगर मैं पूछूं कि करप्शन है क्या, तो वो उससे आप कैसे उसे एक्सप्लेन करें? देखिए शाह साहब, जो भी स्टेट के एक्सचेकर को लॉस करेगा, गवर्नमेंट की सिंगल पेनी को लॉस करेगा, वो करप्शन है। आइदर एनी केस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहते हुए ना चाहते हुए, गवर्नमेंट की इवन ए सिंगल पेनी, एक पैसे को भी जो नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो सरकारी पैसा तो नुकसान हुआ, सरकारी पैसे को बेसिकली। फिर गवर्नमेंट उसके ना हर महकमे के प्रीव्यूज भी होते हैं, जो हमारे करप्शन को देख रहे हैं मुख्तलिफ महकमे हैं। एंटी करप्शन पंजाब है, फिर उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फिर नैब है। और लिमिट है ना कि इतने पैसे, अगर पैसे की लिमिट नहीं है। अच्छा, हम सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं, इनके अंदर है। अगर कोई दो आपस में प्राइवेट पर्सन्स की लेन देन है, उसमें कोई घपला है, एक बंदे ने दूसरे के साथ कर लिया, वो हमारे प्रीव्यू में नहीं आता। अच्छा, अगर सरकारी कोई करता है तो फिर वो आपकी, वो फिर हमारे प्रीव्यू में आता है। अच्छा, इसमें अक्सर ये कहते हैं कि एंटी करप्शन वाले जो कार्रवाई करते हैं ये प्री प्लान होती है, और तासुर ये है कि किसी भी बंदे को अगर पकड़ना है तो पहले पूरी एक फ़िल्म बनाई जाती है कि इसे किस तरह हमने पैसे पहुंचाने हैं, पकड़ना है। ये क्या चक्कर है? देखिए जी, बस बेसिकली तो हमारे पास आता है कंप्लेनेंट, अच्छा, कि फ़लाने महकमे का ABC ऑफिसर या ऑफिशियल पैसे डिमांड कर रहा है। अच्छा, ठीक है। हमारे पास कंप्लेंट आती है,
वो कंप्लेंट मुख्तलिफ मराहिल में, और उसका कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, वो चेक होती है क्या ये जेन्युइन कंप्लेनेंट है। फिर हम उसको कंप्लेंट लेके, और ये बड़ी सीक्रेसी के साथ, अगर जिसने पैसे लेन देन करनी है, फिर वो जाते हैं जज साहब के पास, जो उसके ऑर्डर करते हैं रेड के, उसे कहते हैं ट्रैप रेड। अच्छा, यानी हमने पकड़ना है एक बंदे को, पैसे देंगे तो ओपनली तो उसने नहीं करना, करना तो हमने प्लानिंग के साथ ही है। तो पूरी एक प्लानिंग करनी है कि उसके पास पैसे भेजने हैं, जज साहब की इजाज़त लेनी है पहले कि हम रेड करने लेंगे, और ड्यूरिंग रेड जज साहब साथ होते हैं। अच्छा, हमारा महकमा ये नहीं जाते हैं, जज साहब साथ होते हैं, हम जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी ये आपके पास पैसे हैं, साइंड होते हैं, आप उस तक पहुंचा दें। पैसे भी मौके पे आप पैसे मौके पे रिकवर होते हैं, ये नहीं है कि हम पैसे दे के आ जाए, कह जी हमने दे दिए तो नहीं, ऐसे नहीं, ज्यादती तो नहीं ना करनी है किसी के, उसके बिल्कुल कस्टडी में से निकले। और अक्सर सक्सेसफुल भी होते हैं, बाज़ पर्सनल ग्रीवेंसेस में होते हैं, वो फिर हम नहीं, अगर कोई झूठा करे तो हम नहीं फिर उसको करते। अच्छा सब माजरत के साथ एक सवाल और अब मेरे दिमाग में आ गया और मैं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, तो एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आ गया दिमाग में, तो अब ये मैं रोक नहीं पा रहा कि ये एक आम तौर पर भी तासुर है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स आते हैं ऊपर वाले लेवल पर, पहले ये जिन डिपार्टमेंट्स में कोई पुलिस से जा रहा होता है, कोई कहीं से आ रहा होता है, कोई एडीसी आ रहा है, कोई पुलिस में है, तो ये लोग पहले खुद बदनाम होते हैं और फिर जाके पता चलता है अचानक कि वो बंदा लगा बैठा जी एंटी करप्शन में। मेरा ख्याल है काफ़ी पुरानी बात कर रहे हैं, अब जो आता है मुख्तलिफ मराहिल से ना स्क्रूटनी होती है। अच्छा, मुख्तलिफ स्क्रूटनी होती है, ये अब ऐसे नहीं है कि कोई जिसका माजी दागदार हो या एंटी करप्शन का किसी भी फाइल में मुलविस हो, वो एंटी करप्शन में आता है। क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मेरा मिलना जुलना सबके साथ होता है ना, पब्लिक के दिन में एक तासुर होता है कि यार ये ऐसे लोग आते हैं, ये तो फलां बंदा अफसर बना बैठा है, पहले इस तरह था, अब ये एक आध केस हो गया होगा। अच्छा। ये तो एक्सेप्शनल केस आप कह लें, कोई हो गया होगा, अदरवाइज अब मराहिल से गुजरना पड़ता है, एटलीस्ट कम से कम एंटी करप्शन का वो किसी ना किसी उसमें ना होगा। अच्छा, आप बात ये करते हैं कि अगर ये देखिए इल्ज़ाम तो लगना अलग बात है ना, कोई उस पर कोई वो ना चल रहा हो जिसमें वो नामजद है, उसके खुद यानी कहीं नामजद ना हुआ हो या कहीं उसके ऊपर कोई साबित ना हुआ हो, साबित हो गया ना, साबित होना बात है ना, इल्ज़ाम तो लगते FIR होती रहती हैं, बात तो तब है कि साबित हो फिर उसके बाद। क्योंकि आजकल आप देखें ना हमारे सिस्टम में भी यही चल रहा है कि जी पाकिस्तान के जो हालात हैं जी करप्शन की वजह से हुए हैं जी, सिस्टम करप्ट है जी, ये है वो। मैं यही कह रहा था कि ये टर्म्स हम थोड़ा एक्सप्लेन आज कोई आपके थ्रू करवा लें कि हमें कोई पता चल जाए कि करप्शन किस किस किस्म की है। एक तो आपसे करप्शन तो है जी हर लेवल पे पाकिस्तान में, अगर आप ब्रॉडर सेंस में करें तो हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट सर्विस में ऑफिशियल कितने होंगे, 50 लाख के करीब होंगे, और हर सर्विस को मिला लें तो ये 50 लाख कितने 2% है, ऐसे तकरीबन 2-2.5%, आप 3% कर लें, ठीक है जी, 3% तक है। अब 3% एक तरफ है, 97% एक तरफ है। 3% ने कवर करना 97% लोगों की, 97% उनमें से बंदे पकड़ देखें जी, नहीं, हम आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में जितनी करप्शन हमारी डायरेक्ट ये है इकोनॉमी के साथ, करप्शन हर जगह ही हो रही है। ये अगर हम जो भी स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है वो करप्शन में आ रहा है, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है वो भी करप्शन में, कोई ताजिर बैठा है और अपने असासे नहीं शो कराता इनकम से, वो भी करप्शन में। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट क्योंकि एक बड़े महदूद उसमें है, वो कहते हैं जी करप्ट है। अच्छा, हर एजेंसी का अलग अलग काम है। एक तो इसकी ना सिंगल लाइन डेफिनेशन है, जो गवर्नमेंट के पैसे को नुकसान पहुंचा रहा है आइदर किसी भी तरीके से, वो करप्ट है। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन, और इसमें डेप्थ में हम क्या जाएं, वो इसमें कोई भी आ सकता है। अच्छा, लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपके इस पूरे डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से लोग मुतमिन नहीं नज़र आ रहे होते। सर मुतमिन तो इसका मुझे कुछ बताएंगे कि क्या रिकवरी की क्या सूरत? देखिए रिकवरी बेस्ट रिकवरी रही है हमारे यहाँ पे। देखें, अगर हमारे पास 100 दरखास्तें आती हैं हमारे पास है एंटी करप्शन में, हाँ, उसमें अक्सर पर्सनल ग्रीवेंसेस की भी आती हैं,
सॉरी टू से पर्सनल मकासद के लिए भी आती हैं। ऐसे ठीक है, जेन्युइन दरख्वास्तें 15 से 20% होती हैं। अच्छा, उन 15 से 20% में लोगों को रिलीफ भी मिलता है। अच्छा, जिसको आराम से रिलीफ मिल जाता है कि जी फलाना रेवेन्यू में काम नहीं हो रहा है, वो ना हाईलाइट होता है ना किसी का, वो घर चले जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ एक्सट्रीम पे भी जाते हैं, जैसे ट्रैप रेड हो गया, इंक्वायरीज लगी, वो फिर थोड़ी रेशो कम होती जाती है। इसी हम लगता है कि एंटी करप्शन काम नहीं लगा। आप खुद ही पहले आपने कहा था इसका बड़ा डिटरेंस है। मैं ये कह रहा हूँ कि खौफ होता है, खौफ है, लेकिन जब बंदे अंदर जाते हैं कहते हैं गाली कोई नहीं। देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए इसकी अगर आप देखें, हर बंदा खौफ ज़दा तो है, लोगों को रिलीफ भी मिलता है। अच्छा, जिनको रिलीफ नहीं मिलता या जिन पे जुर्म साबित नहीं होता, सम अदर एंड हाउ, वो फिर कहते हैं कि जी इसका फ़ायदा नहीं, अदरवाइज़ फ़ायदा तो बड़ा है। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं ना इंजीनियरिंग के, तो पाकिस्तान में तो डेवलपमेंट हो ही बड़ी रही होती है। हर आप देखें बिल्डिंग्स ये वो बन रही होती हैं, तो आपको तो ख़ास तौर पे बड़ा आपका वर्क भी बड़ा टफ होता होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सरकारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोग कहते हैं यार पता नहीं मटीरियल किस किस्म का इस्तेमाल करते हैं, नाकिस मटीरियल। आम तौर पर तासुर यही है कि सरकारी मटीरियल नाकिस होना, 10 साल बिल्डिंग चलनी है, 5 साल चलनी। तो आपने तो इसे देखना है ना। तो इसमें जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने बड़ी अच्छी रिकवरी की हैं, मियाँ वाली में आपने बताया कि आप पूरे सरगोदा रीजन जी, तो बेस्ट रिकवरी कितनी एक आपने? 1 करोड़ की भी की है। अच्छा, माशाल्लाह। 1 करोड़ की भी की है, और 25, 30, 50 लाख की तो बहुत की है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने उन लोगों को पकड़ा जो ठेके ले लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस सूरत में थी कि एक तो पहला हमारा एज ए डिपार्टमेंट ये था कि रेक्टिफिकेशन कर लें। स्टेट को और पब्लिक को फ़ायदा है कि आपका काम अगर है उसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो आप उसको रेक्टिफाई करवा लें, ठीक करवा लें। रोड है, कहीं भाग गया, कोई खड्डा पड़ गया या उसकी कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप कहें कि ठीक कर दें। पहला तो काम ही है ना कि आप उखेड़े भाई नहीं बना के नहीं दोबारा बनाएं। पहले हमने जंग में भी देखा है, 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि रोड उखाड़ दिया जी, दोबारा बनाए, और उसी ठेकेदार से बनवाया जाता है कि सही करके बनाओ। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी रेक्टिफिकेशन पॉसिबिलिटी नहीं होती, पर ऊपर लेयर ठीक है, नीचे वाली बेस सब बेस में या कोई फाउंडेशन में या कोई ऐसी खिड़कियाँ लगी, उनका कोई गेट नीचे है, उसका कोई स्ट्रक्चरल लॉस नहीं है, पेंट ख़राब हो गया, बिल्डिंग खड़ी रहेगी लेकिन पेंट ख़राब हो गया, उसको दीमक लग गई लकड़ी को, ठीक है जी, और उसका टाइम भी ओवर। फिर हम कहते हैं जी पैसे आपने जितने लिए आज तक उसका इंटरेस्ट लगाएं, अगर आज हम रिकवर करेंगे वो पैसे जमा करा देंगे सरकार के ख़जाने में। जी नाज़रीन, आज हमारे गेस्ट हैं सैयद सोलत रज़ा शाह साहब, और झंग से ताल्लुक़ है, झंग के फर्जंद हैं और नाम बड़ा रोशन कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। ये इनका डिपार्टमेंट ऐसा था कि मैंने कहा शाह साहब आप इतनी अच्छी सीट पे बैठे हैं और आपको झंग वाले जो है ना सबको पता चलना चाहिए कि झंग से फर्जंद झंग एक ऐसे डिपार्टमेंट बैठे हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है इनका, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से उसके इनका ताल्लुक़ है। तो बड़ी खुशी की बात हुई और मैंने आज इन्हें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और अब हम इनके साथ चलते हैं, ज़रा इन्हें विज़िट करवाते हैं कि थोड़ा झंग भी बदल रहा है, किस शक्ल में बदल रहा है कि यहाँ एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट 12 रेस्टोरेंट बना है। इन्हें ये विज़िट करवाते हैं, वापस आएँगे, इनके साथ डिनर करेंगे और फिर सवालात भी करते रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन और रेडियो आवाज़ के सामने। आज जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस प्रोग्राम में गेस्ट हैं
सैयद सोलत रज़ा शाह साहब और डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है। तो इनसे गुफ्तगू हो रही थी और हम गए थे डिनर खाने। डिनर हमने यहाँ किया है बड़ा, और इनसे पूछते हैं कि 12 का डिनर आज आपको कैसा लगा है, इसका एनवायरनमेंट कैसा लगा है और जंग में ये तब्दीली कैसे लगी, फिर जंग पे बात करें। ये बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, मैं इतना अच्छा एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ लेवल्स पे बनाया हुआ है और ये बहुत अच्छा है, बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जंग की तरक्की में भी काफ़ी रोल प्ले करेगा आइंदा चल के। अब डेफिनेटली इसके कंपटीटर भी आएंगे और लोग फिर बिज़नेस डेवलप होगा लोगों को। और जो हमारे अभी जंग वाले दूसरे शहरों में जाते थे खाना खाने के लिए, डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे कि वो जंग में ही रुकें। आपको यहाँ का खाना कैसे लगा? बहुत ये अच्छा। खाना अच्छा, सर्विस खाना भी बहुत अच्छा था और जो मैंने देखा इनकी जो कुकिंग एनवायरनमेंट भी बड़ी अच्छी है। ये हाइजीन कंडीशन बहुत अच्छी है, तो उसका सब ने ख्याल किया हुआ था। जो चीज़ें प्रॉपर मास्क लगाए हुए थे, कैप पहनी हुई थी, ग्लव्स पहने हुए थे, ये अच्छा है। सारी चीज़ें बीइंग जो एंटी करप्शन कि यहाँ पे भी कोई करप्शन तो नहीं हो रही है। आपको क्लियर नजर आया ना कि 12 में ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई यहाँ करप्शन क्लियर। मजीद है कि अभी खाना खा लिया है तो आप मेरे से 12 घंटे के बाद पूछिएगा। अच्छा, अगर तो खैर बेटर और किसी मेडिकल एड की ज़रूरत ना पड़ी तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात जैसे कि झंग की हो रही है, तो आपका ताल्लुक भी झंग से है, तो कैसा लगता है जब झंग के हालात आप देखते हैं कि बहुत से शहर इसके बाद बने और वो तरक्की कर गए और हमारा शहर आज तक नहीं कर पाया, तो आपको फील नहीं होता कि कहीं कुछ कमी है और उसमें कसूरवार कौन? देखिए, कसूरवार तो मैं कहता हूँ मैं भी हूँ, हम सभी हैं। तो वाकई हमारा शहर बहुत पीछे है। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो इसकी कोई आज तक डेवलपमेंट की प्लानिंग नहीं हुई, सिवाय एक हुई थी सीवरेज सिस्टम की। सिर्फ प्लानिंग ही हुई थी? प्लानिंग ही हुई थी और उसके बाद मेरा ख्याल अब उसके कुछ हिस्से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसका कुछ सेगमेंट फेज़ 1 फेज़ 2 क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट था उस वक्त 22 अरब का था 2016-17 में। तो अब अगर उसकी प्राइस एक्सकलेट करके तो बहुत हो गया होना, तो मेरा ख्याल है वो फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके अलावा रोड्स नेटवर्क हैं, इसको जो बड़ी मोटरवे से मिलाने वाली सड़कें हैं, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अब बन रही हैं, चिरागाबाद से जंग। अच्छा साहब, ये हमारी ना किस्मत में सुनना ही हमेशा ज़्यादा आया। जो मैंने भी देखा है, मैंने सुना कि जंग शोरकोट रोड बन जाएगा। यकीन करें, आप कभी शोरकोट जाएं तो इतने वो रोड लगता ही नहीं, उसे लोगों ने उसका कातिल रोड नाम रखा हुआ। ऐसे ही है। इसी तरह हमारा फैसलाबाद रोड, हमारे जो सियासतदान थे, इनका जो सियासत में मसलन इलेक्शन जीतने से पहले जो इनके खिताब होते थे वो ये इसी बेस पे होते थे, वो रोड बन जाएगा, वो रोड बन जाएगा। हुकूमतें बदल गई, टाइम गुजर गया, आपके सामने है या ना हम मोटरवे के करीब रहे, ना हमारे कोई रोड हैं। और आपकी नज़र में ये कसूरवार कौन है? सर, हमें ना रियलिस्टिक होना चाहिए। शाह साहब, हम रियलिस्टिक नहीं। वो तो नारे तो हर कोई लगा दे, हम जंग को पेरिस बना देंगे, हम लंदन बना देंगे। क्या हमें खुद सोचना चाहिए कि पेरिस और लंदन हम अपने मुल्क की महदूद वसाइल में बना सकते हैं? हमें फैसलाबाद ही बना दें। फैसलाबाद तो जी बहुत आगे चला गया। ये देखे ना कि हमें फैसलाबाद, हम उससे कटे, फैसलाबाद हमसे कटा हुआ है, लेकिन हम फिर पीछे। नाउम्मीद की तरफ नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इंशाल्लाह हम जाएंगे, फैसलाबाद से ही आगे जाएंगे, हम तोबा से भी आगे जाएंगे। तो देखें, जैसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है, अब ये भी सुनने में आ रहा था ये सड़क बन रही है और इंशाल्लाह बन जाएगी। तो एक दफ़ा पाइपलाइन में प्रोजेक्ट आ जाता है, बनता ज़रूर है। यानी जंग वालों को उम्मीद रखनी चाहिए कि जंग फैसलाबाद रोड बन जाएगा और जंग शोरकोट रोड भी बन जाएगा। पता नहीं हम रहे न रहे, लेकिन कभी न कभी अनकरीब है। देखिए, ये भी मैं इस पे भी नहीं, देखें अच्छी सोचनी चाहिए। हम कहते हैं हमारी टक्कर ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए, टक्कर हो जाएगी, वो कोई ना कहीं लग जाते हैं। इंशाल्लाह अच्छा सोचें, अल्लाह ताला अच्छा ही करता है। और मेरा ख्याल है कि अच्छा, रोड्स ना अपनी डायनेमिक्स चेंज करते रहते हैं। आपने देखा होगा, पहले जंग फैसलाबाद रोड था, फिर मोटरवे पिंडी भटियाँ से कनेक्ट हुआ था, तो सारी ट्रैफिक डाइवर्ट होगी चिन्योट रोड की तरफ। फिर हमें ये फैसलाबाद वाली मोटरवे बनी, तो हमने ये गोजरा वाली सड़क अडॉप्ट कर ली। फिर टोबा टेक्सिंग वाली आजकल बहुत ज़्यादा वो है, रश वाली जगह है।
हम मोटरवे के पीछे भाग रहे हैं ना, हाँ, ये हमें मोटरवे हमारे से दूर रखी गई, हमने फिर भी हम उसके उस पीछे तरफ भागे। ज़रूरत है ना, ज़रूरत है हमारी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी जा रहे हैं हम, पूरे पाकिस्तान में देख लें, जहाँ जहाँ मोटरवेज बनती जा रही हैं और नियरेस्ट एक्सेस है वो रोड्स डेवलप हो रही हैं। तो वैसे मैं तो अपने शहर के बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। तो बस थोड़ा सा टाइम वो क्या है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी है। देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पे एजुकेशनिस्ट निकले हैं, इंजीनियर्स निकले हैं। एक वक्त था कि इंडो पाक में 2 ही नोबेल प्राइज़ नाम याफ्ता थे, जनाब हरगोबिंद साहब और डॉक्टर अब्दुल सलाम और झंग था, वो झंग थे दोनों। तो हम तो बड़ी झंग की बड़ी फर्टाइल लैंड है, बेशक एजुकेशन हो, मज़हब हो, किसी में बड़ा इंशाल्लाह। झंग वाल मैंने शुरू में ही कहा था एंट्रो में कि झंग वालों ने नाम रोशन किए हैं, जहाँ गए हैं नाम झंग का रोशन हुआ है क्योंकि वो फरजांदे झंग थे ना। आप देख लें डॉक्टर शहरियार साहब हैं, मेडिकल की दुनिया में बड़ा नाम है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे झंग के इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इस वक्त लाहौर में काम कर रहे हैं। अभी मेरे हाल ही में मुलाकात हुई थी लाहौर में, बड़े अच्छे सर्जन हैं मेडिकल फील्ड में। और सबको मिलकर झंग के लिए सोचना होगा, सोचना चाहिए। जहाँ हम अपने सियासतदानों पे सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ हमें खुद भी सोचना चाहिए कि जब हमने खुद वोट देना होता है तो उस वक्त हम थोड़ा कहें ना उन्हें कि जनाब ये, तो वोट के वक्त आप ये अपने मुतालबात रख सकते हैं और बाद में मनवा भी सकते हैं। फिर अगले आप उनको अकाउंटेबल करें ना, ताकि उन्हें पता चले कि यार था ये काम। अगर नहीं हुआ तो आप बताएं, अब आप कब करवा के देंगे, एक टाइम लाइन। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए यही कर रहा हूँ असल में कि आपने कहा था हमें पहले इलेक्शनों से, तो अब वो टाइम आपका गुजर गया, हम फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार आप फिर आ जाएंगे कभी कभी। आना तो आप लोगों ने ही है, नए लोग तो आ नहीं सकते क्योंकि उनकी जगह ही नहीं बनती, तो यही लोग आएंगे, इनसे हम उम्मीद रखते हैं कि कभी ये झंग के बारे में सोचें। क्या सब झंग के लोगों के लिए क्या पैगाम है? झंग के लोगों के लिए ये है जी कि सबसे पहले पाकिस्तान, हम अपने मुल्क के लिए सोचें, फिर अपने शहर के लिए सोचें, अपने लोगों की हेल्प करें, और हम जिस कैपेसिटी में जो काम कर रहे हैं उसके साथ इंसाफ करें, गवर्नमेंट के और स्टेट के लॉयल रहें। जैसे जानवर भी अपने मालिक का वफादार होता है, अगर हम अपने स्टेट के वफादार नहीं तो हम जानवरों से भी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए 12 पर हमें वक्त दिया, हम आपके इंतहाई ममनून हैं। नाज़रीन और सामीन, हमेशा की तरह मैं जो है ना यही कोशिश करता रहूँगा कि आपकी मुलाकात जो है वो करवाऊँ मुख्तलिफ़ शख्सियात से, और झंग के ख़ास तौर पर शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, तो कुछ चेहरे छुपे हुए होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आपके सामने लाऊं। शाह साहब भी उनमें से एक थे, बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन कहीं छुपे हुए थे, तो आज आपको अपने इस प्रोग्राम में इनसे मुलाकात आपकी करवा दी है। कोशिश जारी रहेगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।